जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी जल्दी निकाले। लाइट ऑफ हुई उसकी वजह से 5-6 मिनट हम लोग ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया। तो टाइम और वेस्ट नहीं करें हम लोग। पेज है जी स्टूडेंट्स मेरे पास। पेज 379 था, उसका लास्ट जो था वो पॉइंट था 3A। पेज नंबर 379 कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे। जी जल्दी जल्दी निकाले। अगर आपके पास पेज ओपन हो गया तो मुझे जल्दी ओके की रिपोर्ट दें, देन वी विल स्टार्ट। 379 page last point. I'm going to read. Where a judge has committed a breach of any provision of code of ethics prescribed under clause 3B, but the justice is of the opinion that the breach does not warrant the judge being referred to a tribunal appointed under clause 4, the chief justice may refer the judge to a body constituted under federal law to deal with such breach. जी हम लोग पढ़े थे जी टेन्योर और रिम्यूनरेशन के हवाले से, फेडरल कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ अपील के जजेस की हवाले से। तो अब वो बात कर रहे हैं कि अगर कोई जज जो है वो कोई भी जो आपका कह ले कॉन्ट्रैक्ट या प्रोविजन को ब्रीच करता है, कोई भी कोड और एथिक्स को जो है वो ब्रीच करता है, जो कि अंडर क्लॉज 3B में आता है, तो कहता है लेकिन चीफ जस्टिस का ये ओपिनियन है कि जो भी वो ब्रीच है, जो खिलाफ वर्जी है, जो मुकर्रर की हुई अदालत है कि जज को ट्राइब्यूनल के हवाले करने की इजाज़त नहीं देता है। वो कहते हैं कि अब इसको जो है ट्राइब्यूनल के हवाले जो है अभी ना किया जाए, बल्कि ये चीफ जस्टिस का ओपिनियन होता है। बल्कि कहता है ये जो उसने खिलाफ वर्जी की है, वो ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं है जिसपे उसको जो है वो ट्राइब्यूनल के हवाले किया जाए, बल्कि जो है एक आप कह लें कि फेडरल कोर्ट के जो है वो लॉ के मुताबिक, फेडरल लॉ के मुताबिक जो है उसको जो कंसर्न बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, जो फेडरल लॉ ने बनाई है, उसको कहता है रेफर कर दिया जाए और वो उस जो उसने ब्रीच की है उसका जायजा ले। जरूरी नहीं है कि मे भी उसने वो ब्रीच किया, लेकिन वो ब्रीच इस हद तक इस नौयत का नहीं है कि उसको जो है वो ट्राइब्यूनल के हवाले किया जाए, या तो उस खिलाफ वर्जी के ऊपर कि ट्राइब्यूनल बनाया जाए। तो उसको जो उसको उसको एक फेडरल लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है फेडरल लॉ की, उस बॉडी के हवाले भी किया जा सकता है और वो उस चीज़ का तयन करेगी कि जो ब्रीच हुआ है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है या ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन एथिक्स कोड जो है वो उसकी नौयत क्या है। अच्छा आगे 3B और ये 3C पॉइंट को छोड़ दीजिए, 380 पेज पे जो है आगे डायरेक्ट आ जाइए आप 382.4 के ऊपर, 382 पेज के ऊपर। The tribunal appointed under clause 3 shall consist of not less than 5 persons who hold or have held office as a judge of the federal court, the court of appeal, or a high court, or if it appear to the young Button Gong expedient to make such appointment person who hold or have held equivalent office in any other part of the Commonwealth and shall be presided over by the member first in the following order, namely the Chief Justice of Federal Court, the President, and the Chief Judge according to their precedence among themselves, and other member according to the order of their appointment to any office qualifying them for the membership, the older coming before the younger of two member with appointment of the same date। अच्छा जी, अब इसमें वो कह रहा है कि कहता है जो ट्राइब्यूनल होगा, जो मुकर्रर करदा अदालत, कल भी मैंने बताया था ट्राइब्यूनल क्या होता है कि एक मुकर्रर करदा अदालत होती है जो कि फैसला देती है किसी भी
जैसे अब इंक्वायरी कमेटीज बना दी जाती है किसी भी इंसिडेंट के ऊपर जो है, या कोई भी मसला होता है उसके ऊपर जो है वो उस केस को उसके ऊपर नजरसानी करते हैं, उसकी इस केस की फाइंडिंग्स जो है वो सामने लेकर आते हैं। तो जो ट्राइब्यूनल है वो कहता है नॉट लेस देन 5%, 5% से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम, सबसे पहले ये बात करता है। और वो कहते हैं कि जो उस ट्राइब्यूनल के मेंबर होंगे, जो मेंबर हजरात होंगे, या तो उन्होंने वो पर्सन जो होंगे वो इस ऑफिस को, इस लेवल को होल्ड करते हो, लाइक वो जज हो हाई कोर्ट के या कोर्ट ऑफ अपील के, या उस लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी इंस्टीट्यूशन है, उसमें वो कहीं ना कहीं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या कर चुके हो। दोनों सूरतों के अंदर ये मस्ट है, जो उसके मेम्बरान होंगे या वो सर्विसेज दे रहे हो या वो दे चुके हो उन उसके उस लेवल के इंस्टीट्यूशन के, उस मुतबादल उसके इंस्टीट्यूशन के, वो मेम्बरान हो सकते हैं। या जिसको, जो सुल्तान है, किंग है, जिस बंदे को मुनासिब समझता है उस पोस्ट के लिए, उस सीट के लिए, वो उसको जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं उनको जो है, आप ये जो पर्सन होते हैं, जो ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स होते हैं उनको। और वो कह रहा है कि या वो कॉमनवेल्थ की अच्छी इधर बात कर रहा है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की कहता कहीं भी उन्होंने कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर भी कहता उसने काम किया हो, तब भी उसको जो है वो ट्राइब्यूनल का हिस्सा बनाया जा सकता है। कॉमनवेल्थ से मुराद उसी लेवल के कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर जुडिशरी के हवाले से। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो थी वो आपको पता है कि तकरीबन 54 स्टेट्स हैं जो कि कॉमनवेल्थ की मेंबर्स हैं। उसमें आपकी जो है वो अफ्रीकन स्टेट्स भी हैं और एशियन स्टेट्स भी हैं, यूरोपियन स्टेट्स भी हैं। तो आप एशियन स्टेट्स में देख लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये श्रीलंका वगैरह, ये भी कॉमनवेल्थ के जो है वो मेंबर हैं। और अगर आप यूरोप में देख लें तो यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, यूके जो है, और माल्टा, ऐसे कंट्रीज ये भी कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। फिर अगर आप अफ्रीकन स्टेट्स की बात करते हैं तो अफ्रीकन स्टेट्स के अंदर जो है ये तंजानिया, कीनिया और ये घाना, ये इस तरह के जो कंट्रीज हैं वो इसके कॉमनवेल्थ के मेंबरान है। टोटल ये 54 है जैसे मैंने आपको बताया। तो तकरीबन तो ये कहता है कॉमनवेल्थ की ये जो मेंबरान कंट्रीज हैं, या तो उनमें ये ट्राइब्यूनल के मेंबर्स कहीं ना कहीं सर्व कर चुके हो इस लेवल के ऊपर, सेम लेवल के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, या कहता मलेशिया के अंदर ही वो उस ऑफिस को होल्ड कर चुके हो या कर रहे हो, वो उसके जो है वो मेंबर हजरात हो सकते हैं। और कहता है जो इसकी अपॉइंटमेंट है क्वालिफाइंग फॉर द मेंबरशिप की, वो जो बड़ा होगा वो पहले होगा, जो छोटा होगा वो बाद में होगा। चाहे यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि सेम डेट के जो मेंबरान है उसमें भी कहता है जो पहले होगा, जो बड़ा होगा वो पहले होगा, जो यंगर है वो बाद में होगा। ठीक है जी। इस तरह उनकी जो अपॉइंटमेंट की जो तरीकाकार है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट है जी। स्टूडेंट्स आप सुन रहे हैं मुझे? आपको आवाज आ रही है? ठीक है आवाज। अब सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं, क्या बंदा जो है ना वो ऐसे ही, जो 2 पहले थे वो भी स्किप हो गए, 5 से पहले अब दो रह गए, 3 रह गए। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? अच्छा जी। Fifth point है जी, pending any reference and report under a clause, the Yang de Patauan Gong may, on the recommendation of the Prime Minister and in the case of any other judge, after consulting the Chief Justice, suspended a judge of the federal court from the exercise of his function। जी कहता है कि यांग डी पटवान के पास जो है वो इख्तियार है कि वो किसी भी मेंबर को जब चाहे उसको जो है वो
नए आने वाले हजरात बेटा 382 पेज के ऊपर है हम लोग, 382 पेज के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ रहे 382 पेज के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस 382 का 5th पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि जो किंग है, सुल्तान, उसके पास इख्तियारात है, वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन के बाद, उनसे मुशावरत के बाद किसी भी फेडरल कोर्ट के जो जज है उसको काम करने से रोक सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है, उसकी जो सर्विसेज है उसे वो इख्तियारात ले सकता है। पॉइंट नंबर 6, Parliament shall by law provide for the remuneration of the judges of federal court, and the remuneration so provided shall be charged on the consolidated fund। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि अभी हम लोगों ने बात की थी इसकी रिम्यूनरेशन के हवाले से भी, कि इसका टेन्योर क्या हो गया, इनकी रिम्यूनरेशन क्या होगी। रिम्यूनरेशन से मुराद जो उनके अखराजात, जो उनकी तनख्वाहें, जो उनके आप जो कह लें कि तनख्वाह की मद में जो भी उनके वाजिबात होंगे, सैलरी जिसको बोलते हैं आसान अल्फाज में, वो कहाँ से पे होगी, कौन देगा, वो जो तनख्वाह है वो कहाँ से लेंगे। तो वो कहते हैं कि जो भी फेडरल कोर्ट का जज है या आपका जो भी आ, आपके जो जजेस हैं कोर्ट ऑफ अपील का, वो आपको उसकी जो रिम्यूनरेशन है, उसकी जो तनख्वाह है, वो कंसोलिडेटेड जो फंड है उससे दी जाएगी। कंसोलिडेटेड फंड से आप लोगों ने बड़ा डिटेल में पढ़ा था कि कंसोलिडेटेड जो है वो फंड क्या है। कंसोलिडेटेड फंड से मुराद यहाँ पे जो जहाँ से पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें, आपके सेनेटर्स की तनख्वाहें, तमाम मामलात जो है आप लोगों ने बड़ी डिटेल में कंसोलिडेटेड फंड को पढ़ा था। जो है वो जहाँ से पे की जाती है, एक किस्म का कह लें कि कौमी खजाना जो जिसको कहा जाता है, वहां से इसकी तनख्वाहें जो भी है जजिस की भी, जो उनकी उजरत है, जो उनकी तनख्वाह है, जो भी उनके आप कह लें कि बोनसेस और वो जो उनकी बरात बनती है, वो तमाम की तमाम जो है वो कंसोलिडेटेड फंड जो है वहां से पे की जाती है। उसके बाद 6 A 7 पॉइंट छोड़ दें और 8 पॉइंट क्या कह रहे हैं, 8 पॉइंट पे आ जाइए। Notwithstanding clause, the validity of anything done by judge of the federal court shall not be questioned on the ground that he had attained the age at which he was required to retire। कहता है कि वफाकी अदालत का जो जज है, यानी कि फेडरल कोर्ट के जो जज है, उसके जरिए की जाने वाली कोई भी चीज की आप सदाकत को इस बुनियाद पर जो है वो उस इस बुनियाद पर उसको नहीं समझ उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते या उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये जो जज है, इसने जो ये फैसला लिया था, ये तो उस एज में लिया था जब तो ये रिटायर्ड होने वाला था, उस एज को ये पहुंचने वाला था, तो इस इसको जो है ये फैसला नहीं देना चाहिए था उसको उस वक्त। यानी कि आप कह लें कि जैसे बंदा कहता है ना कि रिटायर्ड होने वाला है, तो इससे हमने कुछ फायदा हासिल कर लिया, तो आप उसको कल को चैलेंज नहीं कर सकते, या ये रिटायर्ड होने की उम्र में था, इसको उस वक्त मेंटली इतना ज्यादा ये स्ट्रांग नहीं था कि इस फैसले को कर सके, तो आप बाद में उसकी रिटायरमेंट के बाद उसके जो फैसले हैं उसको चैलेंज जो है वो कहता नहीं कर सकते। उसकी सदाकत को या उसकी जो भी डिसीजंस है, आप उसको इस बेस के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते कि वो जो जज था वो इस उम्र को पहुंच गया था, उसने ये उम्र हासिल कर ली थी कि जिसके ऊपर जो है उसको आप निशाना बनाए कि मुनासिब नहीं था उस वक्त जो है वो ये जिस एज में था, या इसने कोई फेवरिज्म की बात की, या इसने जो फैसला था वो गलत दिया उस वक्त अपनी एज के लिए, या ये रिटायरमेंट की तरफ था, या उस वक्त ये जो है उस इसकी एज इस तरह की थी कि ये फैसला इसके लिए मुनासिब नहीं था। तो इस बेस पे कहता है कोई भी जो डिसीजन मेकिंग हुई है, आप उस हवाले से जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते जज के अगेंस्ट।
अच्छा आगे पॉइंट जी है, 9 छोड़ दे, 10 पे आ जाए, अगले पेज पे 385। कहते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील एंड द चीफ जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि फेडरल कोर्ट का प्रेसिडेंट या कोर्ट ऑफ अपील का हाई कोर्ट का जज या जो चीफ जज है वो जवाबदेह है चीफ जस्टिस को, फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस को, प्रेसिडेंट कोर्ट ऑफ अपील के प्रेसिडेंट या दूसरे जो जज हजरात हैं वो जवाबदेह है चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस जो है उनसे उनके ऊपर जो है वो एक किस्म का देखिए ना सबॉर्डिनेशन सिस्टम होता है, तो यहाँ पे सबॉर्डिनेशन सिस्टम के अंदर जो चीफ जस्टिस होगा उसकी मुतहत या वो हाउस को लीड कर रहा होता है जुडिशरी को। बाकी तमाम जो जजेस इवन की बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट आपके लिए अपॉइंटमेंट्स है स्पेशली कोर्ट्स के हवाले से, हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से या जस्टिस जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके हवाले से जो है वो चीफ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट का वो उसके ऊपर जो है वो उसकी मंजूरी देता है, उसकी रिकमेंडेशन देता है। तो वो कह रहा है कोर्ट ऑफ अपील के या हाई कोर्ट के तमाम जो जजेस हैं या प्रेसिडेंट्स हैं वो जवाबदेह हैं चीफ जस्टिस को। ठीक है जी, यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह है और बाहर भी मलेशिया में भी जो है वो इसी तरह है। जी, एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय जजेस। कहता है चीफ जस्टिस notwithstanding anything contained in this constitution it is hereby declared that ए पॉइंट इसका 385 पेज पे, the Chief Justice of the Federal Court and a judge of the Federal Court may exercise all or any of power of a judge of a court of appeal and of a judge of high court। कहते हैं कि अब ये इख्तियारात की बात कर रहा है, पावर्स की बात कर रहा है कि उसकी जो इख्तियारात है जजिस के पास जो पार्स है उसको वो ऐसे इस्तेमाल कर सकता है, किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि चाहे चीफ जस्टिस है, फेडरल कोर्ट का जज है, चाहे कोर्ट ऑफ अपील का है, वो अपने इख्तियारात को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। उसके पास ये पार्स हैं कि वो अपनी जो पार्स है उसको मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। जैसे आप देखते हैं पॉलिटिकली कोई भी किसी भी लिहाज से उस पर दबाव नहीं होगा, वो अपने इख्तियारात को मुकम्मल तौर पे जो है अपनी मर्जी से जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में आप देखते हैं तो जुडिशरी जो है वो कहीं भी देख ले दुनिया में, अगर जुडिशरी एक ऐसा इदारा है अगर वो किसी के आप कह लें कि मुतहद या किसी के डायरेक्शन या किसी की डिक्टेशन के ऊपर वो जो है वो चल रहा है तो वो कंट्री जो है कभी भी कामयाब और सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जहाँ पे इंसाफ अगर बिक रहा है, जहाँ पे इंसाफ जो है वो आप कह लें कि लोगों को सही तरीके से मैसर नहीं है तो वो कंट्री जो है वहाँ पे मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ तो लोग क्या कहते हैं आपको पता है, लोग कहते हैं वकील क्या करना है, डायरेक्ट ही जज कर लो। ये बड़ा एक दुख देने वाला ये सेंटेंस है मेरे लिए। तो आप लोगों को शायद पता है इसकी इसकी कह लें कि इसकी 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 तासीर इस वर्ड की क्या है, इस लाइन की बड़ी गहरी है कि जहाँ पे इंसाफ बिके तो वहाँ पे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो मुआशरा, वो स्टेट, वो ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक जो है वो तरक्की कर सकती है या उसके साथ क्या हो सकता है। तो बहरहाल कहता है कि जो जजेस हैं चाहे कोर्ट ऑफ अपील या हाई कोर्ट के हैं उनके पास
तमाम इख्तियारात हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है, जो डिसीज़न चाहें वो अपनी इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अंडर द क्लॉज़ेज़, जो क्लॉज़ और आर्टिकल के अंदर जो उनके पास इख्तियारात हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इख्तियारात हैं जुडिशरी के, जिस हद तक, उस हद तक रहते हैं, बियॉन्ड द लिमिट नहीं जा सकते, विद इन द लिमिट जो उनके पास इख्तियारात हैं, उसको मुकम्मल तौर पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। चले आज इतने पे ब्रेक लगाते हैं। और अच्छा, कल बच्चों मैं ना आपको छोटा सा काम दे रहा हूँ। आप लोगों को मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे से पूछूं तो सही, ज़रा आप कहाँ पे फिर रहे हैं? ये पेज नंबर 367 से लेके 379 तक आप लोगों ने ये 8-10 पेजेस इनको पढ़ के आना है। 367 से लेके 379 तक, 367 से लेके 379 तक, ये 8-9 पेजेस है, बहुत आसान है। जो जो पॉइंट्स मैंने कराए सिर्फ वही, जो छुड़वाए वो नहीं। इनको थोड़ा सा पढ़ के आइए है क्या क्या इसमें। 3-4 आपकी जो है वो हेडिंग्स और टॉपिक लाइक आ जाते हैं छोटे छोटे, के ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ जजेस, ओथ कैसे लिया जाता है मैं आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का क्या सूरत हाल है, जो है उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे होती है, क्या है उसमें सीन। उसके बाद जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल कोर्ट है क्या, कैसे कौन कौन से जजेस को कहाँ कहाँ किन किन को मुकर्रर किया जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी मोटी मोटी सी 4-5-6 बातें जो है वो मैं आपसे कल डिस्कस कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। मैं देखूँ थोड़ा सा आप पीछे से आप क्या कर रहे हैं, कुछ समझ आपको है या नहीं है, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो कहाँ तक पहुँचे आप, ये क्या कर रहे हैं। और ये अपने ग्रुप में भी हमजा मैसेज कर देना कि 367 से 379 पेज तक सर ने कल पूछना है, ठीक है। या आप हमजा भी मैसेज भी कर दो स्टूडेंट्स को, ताकि जो है कल मैं उनसे थोड़ा पूछूँ और कुछ वो पढ़ के आए। और कल जो है वो क्लास लेनी है, भागना नहीं है आप लोगों ने। ये जो 5-6 हैं तो लाजमी हो, बाकी जो ऊपर वाले हैं उनको भी आप मैसेज करें ताकि वो कल क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। कुछ अगर इसमें से समझ देखिए, मैं पढ़ा आपको थोड़ा थोड़ा रहा हूँ, इसी वजह से पढ़ाता हूँ थोड़ा थोड़ा, कि आप ये मुश्किल है थोड़ा सा सेम टू सेम ट्रांसलेशन करनी होती है, अपने पास से बंदा कुछ ऐड नहीं कर सकता, तो मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इस वजह से मैं आपको पढ़ाते ही पूरा पूरा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ताकि आपको जो है मुश्किल ना हो। तो इसलिए जो है अगर अभी भी आप थोड़ा थोड़ा आपको समझ नहीं आ रही है, आप नहीं इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे, तो या तो आप मुझसे पूछें। अगर आप इसका मतलब मुझसे पूछते नहीं, फिर इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। कुछ समझ आ रहा है तो फिर उसको जो है आपको याद होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जैसे मैंने भी आपसे भी 5-6 बातें आपसे की है, ठीक है। तो इसको देख के आइएगा। 367 पेज से अगर कोई मसला है, कोई पॉइंट पूछना है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। और हमजा वो तस्वीर लेके सेंड कर दो यार, सर क्या नाम है उसामा साहब को। अभी तस्वीर लो, ये जो 5-6 बच्चे हैं, और अभी सेंड कर दो। ठीक है। और ये इसका भी मैसेज कर देना, 367 पेज से 377 तक संडे कल पूछना है। ठीक है। ज़ीशान रियाज, हमजा नज़ीर, अफनान और आकाशा रियाज, ये 5-4 स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट हैं।
चलिए ठीक है, सुनो, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल जो है वो टाइम के मुताबिक बात करते हैं, लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज।